हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 2.15 न्यूमेरिकल किया था। 2.16 से स्टार्ट करेंगे। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 10 to the power -10 मीटर। द साइज ऑफ a hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom? देखिए एक चीज़ यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, हमें हाइड्रोजन जो एटम है उसकी साइज दे रखी है, दैट मीन्स उसका रेडियस है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स आर दैट इज गिवन एज 0.5 एंगस्ट्रॉम। मतलब उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 to the power -10। ठीक है, एक चीज़ ये देख रखिए। अब हमें ये पूछा गया है कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसका क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम है, सिर्फ एक एटम, और उसका मुझे रेडियस पता है। अगर मैं एक एटम की अगर बात कर रही हूँ तो उसका जो है वो वॉल्यूम कितना होगा, उसकी फॉर्मूला है दैट इज 4/3 πr³। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो हाइड्रोजन जो एटम है उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, 1 मोल हाइड्रोजन पूछा गया है, उसके लिए हमें उसका वॉल्यूम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसमें नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितने होते हैं। इसके लिए हमें जो एवोगैड्रो ने जो बताया था वो चीज़ पता होनी चाहिए। उन्होंने हमें क्या चीज़ सिखाई है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, सपोज कोई भी गैस लो या कुछ भी, अगर वो 1 मोल है दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, जिसको हम Na लिखते हैं, दैट मीन्स 6.02 × 10 to the power 23। इतने टोटल उसके अंदर जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम दैट इज 4/3 πr³। वी नो दैट in 1 mole there are total Na atoms of hydrogen. Okay, therefore we can write total volume equal to Na मल्टीप्लाई बाय 4/3। ये चीज़ कैसे लिखी हमने कि एक मॉलिक्यूल है तो उसका जो है वॉल्यूम हो गया दैट इज 4/3 πr³। तो टोटल हमारे पास 1 मोल में टोटल कितने हैं एटम्स, Na, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, Na दैट इज 6.02 × 10 to the power 23। फिर है 4/3 पाई की वैल्यू है 3.14। आज जो रेडियस है दैट इज 0.5 × 10 to the power 10, और उसका क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो आप इसकी हेल्प से मीटर क्यूब में अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे। तो देखो आपका कैलकुलेशन कितना हो रहा है, यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेट किया है उस हिसाब से मेरा आंसर दैट इज 3.152 × 10 to the power -7। देख सकते हो 10 की पावर ये 30 है और यहाँ पर है ये 23 -30 और ये है 23। तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी 10⁻⁻⁷। तो ये जो हमारा फर्स्ट जो आज का आंसर है दैट इज 2.16, उसको आप ऐसे लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें हमें क्या बताया नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies 22.4 liter, that is molar volume। देखो कोई भी गैस को आप स्टैंडर्ड जब टेम्परेचर और प्रेशर लेते हो दैट इज कॉल्ड STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर की अगर बात करते हो दैट इज़ 1 एटमोसफियर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसकी ये वैल्यू होती है। तभी आप जब उसका वॉल्यूम लोगे दैट विल बी 22.4 लीटर, जिसको हम मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर फिर से मुझे 1 मोल हाइड्रोजन लेना है और उसकी जो वॉल्यूम है उसका और मोलर वॉल्यूम दोनों की मुझे क्या करनी है, कंपैरिजन रेशियो लेना है। टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज दिस रेशियो सो लार्ज, वाई इज रेशियो सो लार्ज, ये हमें पूछा गया है। देखिए एक चीज़ आपको ऐसा लग रहा होगा कि आगे के क्वेश्चन में जो साइज थी दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम दी थी
और यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम लिखी है, तो ये चेंज क्यों है? तो अच्छे से आप पढ़ो, आगे के क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम था और यहाँ पर है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो टोटल जो उसकी साइज है उसको आप हाफ कर दोगे, दैट विल बी इट्स रेडियस। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो भी मेरे पास 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 1/2 दैट विल बी 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो उसको आप लिख पाओगे 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ हमें दे रखी है एट STP मोलर वॉल्यूम गिवन एज 22.4 लीटर, और उसको आप लिख सकते हो 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। एक चीज़ ये हो गई। अब हमें नेक्स्ट क्या लेना है, दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम। तो अगर मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा? तो फिर से वही चीज़ हो गई, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर Na टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 मॉलिक्यूल है मेरे पास तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3πr³। तो टोटल Na मॉलिक्यूल्स है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वही चीज़ हमें करनी है। तो नाउ एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन इक्वल्स Na × 4/3πr³। तो ये हमारा आंसर फिर से वही आएगा 6.02 × 10⁻23, 4/3, दैट इज 3.14, r दैट इज 0.5 × 10⁻⁻10, उसका क्यूब करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले भी हमने ये चीज़ फाइंड की थी, तो ये हमारा आंसर ऐसे मिल जाएगा। क्या था आंसर? मैं फिर से एक बार लिख रही हूँ, दैट इज 3.152 × 10⁻⁻7। अब मुझे नेक्स्ट बोला गया है ये दोनों का रेशियो निकालो। तो मतलब मुझे क्या करना है, मोलर वॉल्यूम और ये जो एटॉमिक वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम दोनों का मुझे रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर देखो आप, मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 × 10⁻³ बाय 3.152 × 10⁻⁻7। यहाँ से आप फाइंड आउट करो अपना आंसर कितना मिल रहा है। बहुत ही बड़ा आंसर आएगा आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 7.1 × 10⁴। 7.1 × 10⁴। इसका मतलब ये हुआ कि मोलर वॉल्यूम जो होता है उसकी वैल्यू कैसी है, ये एटॉमिक वॉल्यूम है उससे, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम की वैल्यू जो है उसको 10⁴ से आप मल्टीप्लाई करोगे तब मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो बन रही है। ये ऐसा होने का रीज़न क्या है? तो आपको पता होगा कि कोई भी गैसेस जो होते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स बहुत ही कम होती है, इसलिए वो रैंडमली कहीं पर भी ऐसे मूव करते हैं, है ना। तो इसीलिए इसी वजह से ये रेशियो जो है वो इतना बड़ा हमें मिलता है। ठीक है, ये वाला आप आंसर जो है वो ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain this common observation clearly. If you look out of the window of a fast moving train, the nearby trees, houses, etc. seem to move rapidly with a direction opposite to the train's motion, but the distant objects like hilltops, the moon, the stars, etc. seem to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving, these distant objects seem to move with you. देखिए ये चीज़ हम सब ने एक्सपीरियंस की है। आप किसी भी व्हीकल में बैठ के आप जा रहे हो तो आपको लगता है जो आपके नज़दीक के ट्रीज़ होते हैं या हाउसेस होते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ऐसे पीछे छूट जाते हैं, आपको ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप रात को घूमने निकले हो और मून और स्टार्स को देख रहे हो तो आपको लगेगा वो आपके साथ साथ ही चल रहे हैं। उसका रीज़न क्या होता है? देखिए एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि अगर आप यहाँ हो और आपकी कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ आप जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये ऐसा एंगल बनेगा। सेम ही चीज़ अगर थोड़ी दूर रखो आप तो जो एंगल बनेगा वो एंगल कैसा बनेगा, इसकी कंपेयर में देखो ऐसा हो रहा है एंगल जो है वो, अगर आप दूर कोई ऑब्जेक्ट रखे हो तो ये जो एंगल बन रहा है वो कम बनेगा। मतलब कि यहाँ पर आप जो है आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो एंगल आप लाइन अगर ज्वाइन करते हो दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट दोनों में डिफरेंट है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ पर जो एंगल बन रहा है तो ये एंगल बहुत ही छोटा है जो दूर की ऑब्जेक्ट है उसके लिए।
इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मूव कर रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, तो ये एंगल जो नज़दीक वाली जो भी चीज़ है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो बहुत ही जल्दी चेंज होगा, लेकिन ये एंगल बहुत ही धीरे से चेंज होगा। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो ऑपोजिट साइड में फास्ट मूव कर रही हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो बहुत ही धीरे धीरे, उसमें जो डिफरेंस है वो आपको नज़र आता है। ठीक है, ये आंसर ऐसे एक्सप्लेन करना है आपको। फिर 2.19 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स इन सेक्शन 2.3.1 इज यूज्ड इन अ डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ वेरी डिस्टेंट स्टार्स। The baseline AB is the line joining the Earth's two locations 6 months apart in its orbit around the Sun. That is, the baseline is about the diameter of the Earth's orbit, approximately 3 into 10 to the power 11 meter. However, even the nearest stars are so distant that with such a long baseline, they show parallax only of the order of 1 second of arc or so. A parsec is a convenient unit of length on the astronomical scale. It is the distance of an object that will show a parallax of 1 second from opposite ends of a baseline equal to the distance from the Earth to the Sun. How much is a parsec in terms of meters? देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कुछ ऐसा बोला गया है, आपको पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, तो अगर 6 मंथ का आप डिफरेंस लोगे तो एक टाइम पर ये ए पर होगी, तो आफ्टर 6 मंथ्स वो बी पर होगी। दिस इज कॉल्ड द बेस लाइन। और जो बेस लाइन है बी, यहाँ पर हमें दिया गया है हियर बी इक्वल्स 3 into 10 to the power 11 मीटर। ठीक है, एक चीज़ ये ले रखिए। अब यहाँ से दूर का कोई स्टार है, ये स्टार को आप देख रहे हो, जब यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप जो है इसके साथ आपका अपना जो टेलीस्कोप है उसको अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो ये परपेंडिकुलर लाइन के साथ कुछ थीटा एंगल बनता है, तो उसको मैं यहाँ पर भी ऐसे आपको दिखा दूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, और यहाँ पर मुझे दिया गया है थीटा इक्वल्स 1 सेकेंड। और सेम चीज़ जब यहाँ से आप देख रहे हो तो भी यही एंगल बन रहा है थीटा, दैट इज़ 1 सेकेंड। और यहाँ से ए से यहाँ पर जो आपका स्टार है, फिर यहाँ से सन तक का जो डिस्टेंस है वही सेम लेना है, दैट इज़ डी जो है वो फाइंड आउट यहाँ पर करना है। थीटा हमें पता है, देखो आप यहाँ से बाय फिगर आप बोल सकते हो ये टोटल एंगल दैट विल बी 2 थीटा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा डैश इज इक्वल टू 2 थीटा, डबल हो जाएगा। तो अगर मुझे थीटा अगर पता है और बी पता है तो हमारे पास फॉर्मूला है ही, कौन सी फॉर्मूला हम ले सकते हैं कि प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो बी अपॉन डी। तो उसकी हेल्प लेके अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे। और यहाँ पर सिर्फ इतनी ही चीज़ हो जाएगी, ये हो गई 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए 3600 से आप डिवाइड करोगे तो पहले डिग्री में आंसर आएगा, फिर उसको π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी इन रेडियन। नाउ वी कैन राइट थीटा डैश total is 2 theta, that is theta dash is equal to b by t. Therefore d equals b by theta dash. b that is 3 into 10 to the power 11 and theta dash that is 2, फिर है pi is 3.14 और ये पूरी वैल्यू ऊपर जाएगी, that is 3600 into 180। यहाँ से अपना जो आंसर है वो d हमें मिल सकता है। तो देखिए पहले हमारा आंसर जो है वो मीटर में मिलेगा एंड योर आंसर विल बी 3.09 into 10 to the power 16, 3.09 into 10 to the power 16 मीटर। और आपको बोला गया है इसको आप पार्सेक में भी लिखो, तो आपको पता है 3.09 into 10 to the power 16 दैट इज़ 1 पार्सेक। तो यहाँ पर अपना जो आंसर है उसको हम पार्सेक में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है उसको सिंपल ही है, ऐसे आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। देखिए यहाँ पर जो नियरेस्ट स्टार है वहाँ तक का हमें डिस्टेंस बताया है, दैट इज 4.29 लाइट ईयर
फिर बताया हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पारसेक, मतलब इसको मुझे पारसेक में कन्वर्ट करना है। तो एक चीज़ ये हो जाएगी, आपको लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर आपको याद होगा कि लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इन 1 ईयर जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है, ट्रैवल कर रही है, वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। उसकी वैल्यू आपको पता है, दैट इज 9.46 × 10⁻16। ठीक है, तो एक 1 लाइट ईयर के बारे में आपको पता है। अब आपको पूछा गया है कि 4.29 लाइट ईयर है तो उसको आप पारसेक में कन्वर्ट करो। तो आपको लाइट ईयर और मीटर का जो रिलेशन है वो पता है और मीटर और पारसेक का रिलेशन पता है, तो उसकी हेल्प लेके आप जो है वो लाइट ईयर को पारसेक में कन्वर्ट कर पाओगे इजीली। Next, how much parallax would the star named Alpha Centauri show when viewed from two locations of the Earth 6 months apart in its orbit around the Sun? ठीक है, वो पैरेलैक्स कितना होगा वो भी चीज़ आपको पूछी गई है। तो यहाँ पर हम पहले तो 4.29 लाइट ईयर है उसको क्या करेंगे, पारसेक में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो दैट हमारे पास अगर 1 लाइट ईयर है तो उसको हम लिख पाएंगे 9.46 × 15 मीटर। ठीक है, ये चीज़ हमें लाइट ईयर में पता है। नाउ हमें दिया गया है 4.29 लाइट ईयर इक्वल्स, हम लिख सकते हैं therefore 4.29 लाइट ईयर इज इक्वल टू 4.29 × 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसको पारसेक में कन्वर्ट करना है। तो अब हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास 3.08 × 10⁻16 मीटर है इक्वल्स 1 पारसेक आप लिख सकते हो। तो आपके पास है टोटल 4.29 × 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो आपका आंसर कितना मिलेगा, तो योर आंसर विल बी 4.29 × 9.46 × 10⁻15 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3.08 × 10⁻16। योर आंसर विल बी 1.32 पारसेक। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार नेम्ड अल्फा सेंचुरी शो व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 लोकेशंस ऑफ द अर्थ 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। देखिए आपको ये चीज़ पता है कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर 2 प्लेसेस के अगर बात करें 6 months अपार्ट तो जो टोटल डिस्टेंस दैट विल बी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और आपको एक चीज़ ये भी पता है कि 1 पारसेक हम कैसे कंसीडर करते हैं, तो अर्थ जो है वो अपनी ऑर्बिट में जब घूम रही है सन के अराउंड, ठीक है, तो यहाँ से टोटल उसने जितना डिस्टेंस कवर किया जिसकी वजह से यहाँ पर 1 सेकेंड जितना एंगल बन रहा है, तो वो डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड 1 पारसेक। ठीक है, तो उसकी आप हेल्प लेके यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 पारसेक दैट मीन्स 2 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास दैट इज 1.32 पारसेक है, तो उसको आप सेकेंड में लिखोगे। योर आंसर विल बी 1.32 × 2 दैट इज यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर जो है 2.64 मिलेगा। ठीक है, तो आज यहाँ तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।